अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन CSS पाकिस्तान। इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशन फॉर CSS पार्ट 1 का टॉपिक दी एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को पढ़ेंगे। यानी कि ये जो हमारी आज की वर्ल्ड की इंटरनेशनल सोसाइटी है, ये किस तरह इवॉल्व होके बनती है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ल्ड सोसाइटी क्या होता है। जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे वहाँ पे हम इनको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं जैसे कि ये तमाम कलर है, डिफरेंट किस्म के हैंड्स हैं, तो इसी तरह हमारी जो सोसाइटी होती है वो भी ऐसे ही होती है। सोसाइटी ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होती है जो कि सोशल इंटरेक्शन की वजह से बनती है, यानी कि कंटिन्यूस सोशल इंटरेक्शन होता रहेगा तो ये बनेगी। जैसे कि हम किसी भी गली मोहल्ले में रहते हैं तो वहाँ के लोग डिफरेंट रिलीजन के भी होते हैं, कलर के भी, कास्ट के भी, जबान के भी, एथनिसिटी के भी। तो वो लोग जब आपस में मिलते हैं, कंटिन्यूस इंटरेक्शन उनमें होता है, तो ये एक सोसाइटी बनती है। जैसे कि हमारा वर्ल्ड है, अब यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, चाइना, अमेरिका, रशिया, इंडिया, ये जितने कंट्रीज हैं, जाहिर सी बात है इनमें कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होती रहती है और ये हमारी सोसाइटी बनती है। क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे है, यानी कि आलमी दुनिया है, तो ये क्या बनेगा, इंटरनेशनल सोसाइटी बनेगी। और ये जो ग्रुप होता है ये शेयर करता है जो इनकी सोशल टेरिटरी होती है और जो इनका सोसाइटी में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है और जो यहाँ पे डोमिनेंट कल्चर होता है, तो वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। अब हमारी जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, यहाँ पे जैसे कि हमें पता है ये जो पावरफुल कंट्री है, जाहिर सी बात है हर सोसाइटी में जो चंद पावरफुल लोग होते हैं उनका ही कल्चर डोमिनेट करता है। तो आज हमारे पास पावरफुल कंट्री कौन से हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान, जर्मनी वगैरह। तो ये कंट्री हम देखते हैं कि वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं। और दीगर जो कंट्री हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, तो ये इनके बाद आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी ये सोसाइटी इवॉल्व कैसे होती है। तो जैसे हमें पता है दुनिया को बने हुए लाखों करोड़ों साल हो चुके हैं। प्रॉफिट एडम, वहां से दुनिया स्टार्ट होती है और ये इंटरनेशनल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हम इंटरनेशनल सोसाइटी का एवोल्यूशन देखते हैं तो हम एंशियंट वर्ल्ड से देखते हैं, यहाँ पे सोवरेंटी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करती थी। यानी कि जैसे हमें पता है आज पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है वही श्रीलंका जैसे छोटे कंट्री की भी है, वही अमेरिका, चाइना, रशिया जैसी सुपर पावर की भी सोवरेनिटी है। तो एंशियंट टाइम में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था हुआ करता, बल्कि पावर की बेसिस पे या सुपीरियोरिटी की बेसिस पे रियासतों को एक्नॉलेज किया जाता था। जैसे कि हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, ग्रीस एक टाइम पे बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी, इंपीरियल चाइना ये कितनी बड़ी पावर हुआ करती थी, और रोमन एम्पायर ये बहुत बड़ी ताकतें हुआ करती थी। और फिर हमारे पास क्रिश्चियनिटी ये डोमिनेंट आती है। और यहाँ पे क्या होता था, क्रिश्चियनिटी में डिफरेंट किस्म के इनके फिरके या सेक्ट हुआ करते थे, लेकिन जो कैथोलिक चर्च है ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता था या ताकतवर होता था। और जितने नॉन क्रिश्चियन वगैरह थे इनको एज एन एनिमी माना जाता था। और यही हमें पता है क्रूसेड्स वॉर भी होती है जो कई सालों तक चलती है। और इनके अलावा हमें ये भी पता है कि क्रिश्चियन ज्यूज को, यहूदियों को कितना बुरा ट्रीट किया करते थे। लेकिन बाद में इस्लाम आता है तो क्रिश्चियनिटी की नज़र यहूदियों से हटकर इस्लाम की तरफ आती है, क्योंकि अब आने वाली जो वॉर होंगी वो क्रिश्चियनिटी और मुसलमानों के दरमियान होंगी। यहाँ पे एक बात वाज़ेह रहे कि कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि लोग आपस में लड़े, ये वॉर लोगों की तरफ से ही लगाई जाती है। अब ये वॉर ऑफ क्रूसेड क्यों होती थी? क्योंकि जो क्रिश्चियन क्लर्जी वगैरह हुआ करते थे ये मजहब का लिबादा ओढ़ के लोगों को कहते थे कि आपने वॉर करनी है। और इस्लामिक जो सिविलाइजेशन थी ये अपने डिफेंस में लड़ा करती थी। आज भी अगर हम देखें तो मुसलमानों, क्रिश्चियन और दीगर मजाहिब के पीछे कुछ लोग छुपे हुए हैं जो लोगों को आपस में लड़वाते हैं। फिर यहाँ पे इस्लामिक कम्युनिटी, इनको कंसीडर किया जाता था डिवीजन बिटवीन बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स या डिसबिलीवर्स। तो ये जो इस्लाम को मानेगा उसे बिलीवर माना जाएगा और जो नहीं मानेगा इस्लाम को
उसे डिसबिलीवर करार दिया जाएगा, ना कि एनिमी। जैसे कि हमने देखा क्रिश्चियनिटी में उसे एनिमी करार दिया जाता था। फिर हमारे पास कैलिफेट आती है, यहाँ पे डिफरेंट खिलाफत आती है या कैलिफेट बोलते हैं। तो इन पे हम सेपरेट और डिटेल लेक्चर बनाएंगे। बेसिकली हम तमाम मजाहिब की जो हिस्ट्री है इसे सेपरेट और डिटेल लेक्चर में कवर करेंगे। जिस तरह क्रिश्चियन में डिफरेंट किस्म के फिरके या सेक्ट होते हैं, तो मुसलमानों में भी बाद में फिरके या सेक्ट बनते हैं जिनमें दो डोमिनेंट होते हैं, शिया और सुन्नी। फिर यहाँ पे जिहाद का कॉन्सेप्ट आता है। जिहाद बेसिकली अपने डिफेंस में लड़ना होता है। तो ये हमने देखा जो भी पावर होती थी उसे सुपीरियोरिटी की बेसिस पे एक्नॉलेज किया जाता था। क्रिश्चियन के साथ भी यही हुआ, बाद में इस्लामिक सिविलाइजेशन के साथ भी यही होता है। फिर हमारे पास मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी की एमरजेंस होती है। होता यह है कि यूरोप में तरक्याती माइंड्स पैदा होते हैं और यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब 16वीं 17वीं 18वीं सदी में ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती हैं और यूं जो वर्ल्ड की पावर है ये यूरोप की तरफ आ जाती है या यूरोप वर्ल्ड का पावर सेंटर बनता है। तो यहाँ पे जब इनकी डोमिनेंट होती है तो चर्च की अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया जाता है और यूरोप में एक रिनेसेंस का टाइम आता है। यानी कि अब ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें ये चंद काम करने होंगे। फिर यहाँ पे सॉवरेनिटी को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है। यानी कि अब ये जो रियासतें हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, इन लोगों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था कि फॉर एग्जांपल फ्रांस के लोग हैं ये इस पर्टिकुलर टेरिटरी में होंगे, रशिया के लोग इस टेरिटरी में होंगे, इंग्लिश पीपल यहाँ पे होंगे। तो ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास 30 ईयर वॉर होती है और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की जाती है 1684-48 में। अब ये जितनी भी ट्रीटीज वगैरह है वॉर है, इनमें हम सेपरेट और डिटेल लेक्चर बनाएंगे तो वहां पे हम इनको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास इमरजेंस होती है नेशन सिस्टम की। नेशन स्टेट सिस्टम क्या है कि एक ऐसी स्टेट होगी या ऐसी रियासत होगी जो नेशन की बेसिस पे होगी। फॉर एग्जांपल हमें पता है फ्रांस एक नेशन है, तो इनकी जो स्टेट बनेगी वो फ्रेंच मेजोरिटी या फ्रेंच पावर की बेसिस पे बनेगी। फिर रशिया रशियन होंगे यहाँ पे, इंग्लैंड में इंग्लिश होंगे, स्पेन में स्पेनिश, जर्मनी में जर्मन होंगे। तो ये हमारे पास नेशन स्टेट सिस्टम बनता है। और इसी तरह इंटरनेशनल एवोल्यूशन चलता रहता है, यहाँ तक कि अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, नेपोलियनिक वॉर यहाँ पे होती है और कांग्रेस ऑफ वियना होती है 1815 में। यहाँ इसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म और नई नेशंस बनती हैं। यानी कि जो छोटी नेशंस वगैरह हुआ करती थी जो कभी खुद को ऑटोमन एम्पायर के साथ या किसी और बड़े कंट्री के साथ मर्ज कर लेती थी, अब वो भी अपनी नेशन की बेसिस पे स्टेट बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर यहाँ से कॉलोनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाद में वर्ल्ड वार 1 होती है, लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है और कॉलोनाइजेशन यहाँ पे भी चलती रहती है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 होती है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। डी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होती है, यानी कि यूरोपियन पावर की जितनी भी कॉलोनीज है, जैसे कि हमें पता है पूरा यूरोप इनकी कॉलोनी था, ये साउथ अमेरिका इनकी कॉलोनी था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश आज का ये ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। तो अब इनको डी कॉलोनाइज या आज़ाद किया जाता है। फिर हमारे पास कोल्ड वॉर आती है। कोल्ड वॉर पे हम सेपरेट डिटेल लेक्चर बना चुके हैं, आप चैनल में जाकर उसे सुन सकते हैं। और फिर हमारे पास पोस्ट कोल्ड वॉर आता है, यानी कि रीजनलिज्म पे अब बात आती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूरोप एक रीजन है, ये अफ्रीका एक रीजन है, ये जो अरब कंट्रीज है मिडल ईस्ट ये रीजन है, और ये जो हमारे पास ये एरिया है यहाँ पे आसियान रीजन कहा जाता है। यानी कि अब तरक्की को वर्ल्ड के ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जाएगा, बल्कि ज्यादा इनको डिटेल में या गहराई में देखा जाएगा। और फिर हमारे पास 9/11 होता है। 9/11 के बाद का जो वर्ल्ड होता है ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड होता है, यानी कि अब पूरी दुनिया ही एक विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं जो एमरजेंस होती है मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी की, यानी कि आज जो हम करंट सोसाइटी को देख रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड की, ये
किन प्रिंसिपल्स पे बेस करती है, तो ये है हमारे प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन सिस्टम के या इंटरनेशनल सोसाइटी के। तो सबसे पहले लीगल इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पहले टाइम में क्या होता था, कोई ताकतवर मुल्क अगर हुआ करता था या रियासत या फौज हुआ करती थी, वो कमजोर पे अटैक करके या तो उन्हें मार देते थे, उनके रिसोर्सेज छीन लेते थे या उनको गुलाम बना लेते थे। लेकिन आज लीगल इक्वालिटी है और बराबर है। फॉर एग्जांपल अमेरिका जैसी सुपर पावर की भी वही सॉवरेनिटी है जो श्रीलंका जैसे छोटे कंट्री की है, जो पाकिस्तान जैसे दरमियाने लेवल के कंट्री की है। फिर हमारे पास आता है नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर्स। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की ये जो हदूद है, पाकिस्तान अपनी हदूद में जो चाहे कर सकता है। हाँ, वो काम वर्ल्ड इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा बुरा ना हो। फॉर एग्जांपल एटॉमिक बॉम्ब नहीं कर सकता या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे दुनिया को नुकसान हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता, बाकी तमाम काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कहता है कि मैं बलूचिस्तान में डैम बनाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि रशिया, चाइना, अमेरिका या इंडिया कल को कोई उठ के कहने लगे कि आप डैम मत बनाएं या कुछ भी ना करें। तो ये है पाकिस्तान के डोमेस्टिक इंटरफेरेंस कोई भी नहीं करेगा। फिर हमारे पास आती है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इज कैरिड आउट बाय डिप्लोमेट इम्यूनिटी और फ्रॉम द लॉ ऑफ होस्टिंग कंट्रीज। पहले क्या होता था, जैसे कि हमें पता है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्रीज छुपकर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लिया करते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया के जो दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना दोनों है, कल को ये दोनों एग्रीमेंट चुपके से कर ले कि इंडिया पे अटैक कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गई है। अब इंटरनेशनल लॉ की बातें आती है, इंटरनेशनल सोवरेनिटी आती है। तो अब अगर आपको कोई भी काम करना होगा, आप एक वर्ल्ड प्रोसीजर के तहत यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत करेंगे। तो यहाँ पे डिप्लोमेसी की जाएगी, इम्यूनिटी होगी और जितने कंट्रीज के लॉज वगैरह होते हैं उनके तहत चला जाएगा। फिर हमारे पास स्टेट कॉन्सेंट यानी कि कॉन्सेंट कहते हैं रजामंदी को। रियासत की रजामंदी होना जरूरी है। जैसे कि हमें पता है पाकिस्तान रजामंद था तो चाइना यहाँ पे सी पैक का प्रोजेक्ट लगाता है। ऐसे नहीं होगा कि चाइना उठ के गवादर पोर्ट पे बैठ जाए या अमेरिका आकर बैठ जाए, या फॉर एग्जांपल ये छोटा सा कंट्री श्रीलंका है, कल को इंडिया कहे कि आप छोटे से कंट्री इस दुनिया में बेहतर नहीं लगते, लिहाजा ये हमारा पार्ट बन जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि रियासतों की रजामंदी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के तहत होगी और एप्लीकेबल होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड की स्टेबिलिटी का मैकेनिज्म है, ये मेंटेन रहना चाहिए और सस्टेन रहना चाहिए। आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिका यहाँ पे डोमिनेट करता है। तो ये तमाम चीजें इंटरनेशनल सोसाइटी के तहत, वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये तमाम चीजें रोटेट करती हैं या काम होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी इन CSSIR टॉपिक। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।